दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों 2 जुलाई और 3 जुलाई को होने वाले जूनियर पेपर के लिए यूपी टेट सामाजिक विषय अध्ययन की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 4 राज्यों को सही अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा वो पहले। तो सबसे बड़ा कौन सा है भारत में? राजस्थान। सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। तो राजस्थान किस ऑप्शन में? तो बी में तो नहीं है, तो गलती हो जाएगा ऑप्शन। उत्तर प्रदेश याद रखिए चौथे नंबर पर आता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सही क्रम है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है, यह बात भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा और पड़ोसी देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है क्या? है, तो यही सही है। बाकी डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो यह भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स राज्यों का हिस्सा नहीं है? 7 सिस्टर्स राज्य मतलब भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, तो उसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह आते हैं। अब मान लीजिए आपको सारे राज्यों के नाम नहीं पता है, तो इतना बस ध्यान रखिए कि जो सिक्किम है वही नहीं आता उसमें। बाकी जितने भी मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड जितने भी बचे वो सब 7 सिस्टर्स का हिस्सा है। सिक्किम 7 सिस्टर्स राज्यों में नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो सबसे बड़ी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, और उसके बाद चीन। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 1 3 4, बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ये क्रम याद रखिएगा। सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भीतर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में औसतन कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, 1 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कोर मुख्य रूप से किन 2 तत्वों से मिलकर बना है? देखिए दोस्तों, अगर हम पृथ्वी की परतों की बात करें तो सबसे ऊपर आती है क्रस्ट, फिर आती है मेंटल, फिर आती है कोर। तो क्रस्ट को ही हम लोग कहते हैं सियाल, मेंटल को कहते हैं सीमा, और कोर को कहते हैं निफे। तो सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर जो कि निफे लिखा हुआ इसका मतलब है निकिल और फेरस। तो फेरस का मतलब लोहा, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, निकिल और लोहा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और तीनों ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी। देखिए सबसे दक्षिणी मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो सबसे नीचे उपलब्ध है वो है दोस्तों शिवालिक, ऑप्शन बी। और सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी है दोस्तों बृहत हिमालय या महान हिमालय। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के विशाल मैदान में नदियों द्वारा निर्मित पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को कहते हैं बांगर, नवीन जलोढ़ को कहते हैं खादर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में स्थानीय नाम से किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है सह्याद्री। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आदि क्षेत्रों में इसको सह्याद्री के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सैडल पीक है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत के रूप में स्थित है? देखिए नर्मदा और तापी नदियों के मध्य जो पर्वत श्रेणी है वो है सतपुड़ा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के पदार्थों से हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों कोरल्स, कोरल यानी कि प्रवाल भित्ति यानी कि मूंगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रसिद्ध कच्छ का रण मुख्य रूप से किस प्रकार का भू आकृतिक क्षेत्र है? तो कच्छ का रण दोस्तों कहाँ है? ये कच्छ जिला गुजरात में है, और इसी कच्छ जिले में क्या है? धौलावीरा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। जीवन में एक बार कच्छ और धौलावीरा जरूर घूमने जाइएगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लवणीय दलदल। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत की किस नदी द्वारा निर्मित भू आकृति है? तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा है। कहाँ है ये नदी द्वीप? असम में है। अगला प्रश्न,
भारत की किस नदी को उसके प्रदूषक स्तर और अत्यधिक उपयोग के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल साबरमती, दामोदर, तो दामोदर को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दामोदर नदी को ही पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चंबल, केन और बेतवा नदियां भारत की किस मुख्य नदी प्रणाली की सहायक हैं? तो चंबल, केन और बेतवा यमुना की सहायक हैं, याद रखिएगा। अगर कभी गोमती, घाघरा और गंडक पूछे तो गंगा की सहायक नदियां। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? अब हम्पी है कहाँ? तो हम्पी कर्नाटक में है और कर्नाटक में नदी तुंगभद्रा के दक्षिण में है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भेड़ाघाट, तो भेड़ाघाट कहाँ है? याद रखिए जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो यहां पर है धुआंधार जलप्रपात। अब पूछा गया धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, नर्मदा। देखिए, अगर मध्य प्रदेश से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए और आपको ना पता हो नदी का हो तो नर्मदा ही लगाया ना आप, ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर स्थित। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के ऊपर चर्चा पहले भी की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया। देखिए, अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि निक्षालन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी मिट्टी बनती है, तो लैटेराइट मिट्टी बनती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा तारापुर, और कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, लगभग 7,000 किलोमीटर सबसे लंबी। और ये कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, अब यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई आपको पता होनी चाहिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो नील नदी, मिस्र। दुनिया की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी तो अमेजन नदी। और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी लंबी और चौड़ी नदी भी आप पता कर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गिब्सन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो गिब्सन मरुस्थल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से प्राप्त होती है? देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और यहां पर शाखा पूछी गई तो अरब सागर से। अरब सागर भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के औसत को क्या कहते हैं? तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ दीर्घकालिक, तो दीर्घकालिक जब आ जाए तो उसका आंसर होगा दोस्तों जलवायु। आपने वो गाना सुना होगा, यार बदलना जाना मौसम की तरह। कभी ये गाना नहीं होता कि यार बदलना जाना जलवायु की तरह, क्योंकि जलवायु बहुत दीर्घकालिक समय, लगभग 30-35 वर्ष के आधार पर गणना होती है जलवायु की। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर अल्पकालिक हो, बहुत कम समय में, तो मौसम उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए समुद्र की सतह का न्यूनतम तापमान कितना होना आवश्यक है? तो लगभग ये 27 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है चक्रवात उत्पत्ति के लिए। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा बंदरगाह एक प्रमुख ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों ऑप्शन सी, कांडला। इसका नया नाम याद रखिएगा दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना थी देश के बड़े 4 शहरों को 4 दिशाओं में उनको जोड़ने की। तो शुरुआत मान लीजिए दिल्ली से हुई, फिर दिल्ली के नीचे यहाँ मुंबई, फिर मुंबई के नीचे यहाँ चेन्नई, और चेन्नई के इधर पश्चिम बंगाल, और फिर वापस से दिल्ली। तो इस प्रकार से ये स्वर्णिम परियोजना थी। तो इसमें जो आपका हैदराबाद है ये शामिल नहीं है, बाकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और एक चेन्नई, तो ये आपके जो 4 शहर थे ये शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले संचार उपग्रह का क्या नाम था? आप देखिए, बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। भारत का पहला उपग्रह था तो वो आर्यभट्ट है, लेकिन अगर संचार उपग्रह पूछा जाएगा तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल। संचार उपग्रह मतलब जो टेलीविजन हो गया या जो मोबाइल वगैरह हो गए, इनकी तरंगों के लिए या इनके सिग्नल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसकी किस गति के कारण होता है? देखिए, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। अब परिक्रमण का मतलब है परिक्रमा, सूर्य के चक्कर लगाना। परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष पर घूमना। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है। और एक बात और याद रखिएगा, इसके 2 कारण होते हैं, एक तो परिक्रमण गति और दूसरी पृथ्वी का अपने अक्ष से झुकाव। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त, तो ये काल्पनिक वृत्त हम कहते हैं इसको दोस्तों प्रदीप्त वृत्त, जो दिन और रात को विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के घने पीले बादलों से घिरा हुआ है? तो घने पीले बादलों से घिरा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन है शुक्र ग्रह। इसी कारण शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह की परिक्रमा करता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो सबसे बड़े ग्रह का उपग्रह भी सबसे बड़ा है, यानी कि गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों जिनको भी आवश्यकता हो उन तक हमारा ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। अगला प्रश्न, किस पाल राजा ने नालंदा में एक बौद्ध विहार के लिए 5 गांव दान में दिए? देखिए, 3 बातें आपको पता होनी चाहिए इस प्रश्न से रिलेटेड। पहला ये कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो कुमारगुप्त ने बनवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो धर्मपाल ने बनवाया। और बौद्ध विहार के लिए 5 गांव किसने दान में दिए थे? तो देवपाल ने दिए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाकी दोनों बातें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 752 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों ऑप्शन बी दंती दुर्ग के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का प्रसिद्ध शाही फरमान जारी किया था? कर मुक्त व्यापार, तो ये सही जवाब है दोस्तों इसका फर्रुखसियर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 1739 ईस्वी में जब ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली का मुगल शासक कौन था? तो नादिर शाह ने एक आक्रमण कब किया? 1739 में किया। और उस समय भारत पर किस मुगल शासक का शासन था? तो उस मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह रंगीला, पूरा नाम याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। और नादिर शाह आक्रमण करके क्या ले गया था? तख्ते ताउस ले गया था। तख्ते ताउस क्या था? जिस पर कोहिनूर हीरा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी? देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली तो आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में 1-2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। ये तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था शहना-ए-मंडी, जो बाजारों का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न, किस खिलजी सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम की उपाधि धारण की? तो खिलजी सुल्तान था दोस्तों वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। किसका लड़का था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसी ने ही स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू किया? देखिए, यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न बन सकता है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन शुरू किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस तुगलक शासक के काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता दोस्तों आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बनाया था? दिल्ली का ताजी बनाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, तारीख-ए-मुबारक शाही नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जो सैयद वंश का एकमात्र प्रमाणिक स्रोत है, तो इसके लेखक कौन है? तो तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक है याहिया बिन अहमद। याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख-ए-फिरोज शाही, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी को काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के मामले में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? देखिए, ये जो 4 नाम लिखे हुए इन चारों को ही इस एक्शन में फांसी दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसका सही जवाब है। अशफाक उल्लाह खां को याद रखिएगा फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, मतलब अयोध्या। रोशन सिंह को याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। तो ये भी चारों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस टाइम थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई? 1920 में हुई। और किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नागढ़, द्रविड़ और बेसर निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है दोस्तों मंदिर शैली के या वास्तुकला के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल मुडियट्टू नाट्य शैली किस राज्य की है? तो ये जो मुडियट्टू नाट्य शैली है ये है दोस्तों केरल राज्य की, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन मंदिर को भारत में शिखर युक्त मंदिर का पहला और प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है? देखिए, शिखर युक्त मंदिर को जो पहला माना जाता है वो है दोस्तों दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, लेकिन कहीं कहीं पर भीतर गांव भी इसका आंसर लिखते हैं, तो ये दोनों ही लगभग सही होंगे। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए और दोनों ऑप्शन हो तो दशावतार मंदिर चुनिएगा, और अगर एक हो जो भी तो वो चुन लीजिएगा। तो ये बात याद रखिए, ये ललितपुर में है और भीतर गाँव वाला जो मंदिर है ये दोस्तों कानपुर में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार लोसार मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है कि ये बौद्ध त्योहार है, तो बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में या लद्दाख कश्मीर के पास? तो लद्दाख इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं समर्पित हैं भगवान शिव को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद सृजन या समाप्ति का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य में जो विधानमंडल होता है उसके दो भाग होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, और ऐसे राज्यों को द्विसदनात्मक राज्य बोलते हैं जिनमें ये दोनों होते हैं। भारत के हर राज्य में विधानमंडल में दोनों सदन नहीं है, केवल विधानसभा ही है। तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि हम लोग विधानमंडल और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही सदन उपलब्ध हैं। तो वो उसके बारे में अगले प्रश्न में चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी इसका आंसर है दोस्तों संसद। किसी राज्य में जो विधान परिषद होती है वो बनेगी या नहीं बनेगी या खत्म कर दी जाएगी, ये सब अधिकार संसद के पास होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य द्विसदनात्मक नहीं है? तो द्विसदनात्मक का मतलब जहां पर विधानसभा भी हो और जहां पर विधान परिषद भी हो। तो देखिए, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश में द्विसदन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका गलत है। इसके अलावा याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक राज्य है, बिहार है और महाराष्ट्र है। तो 3 उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और 3 कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य वर्तमान में हैं जो द्विसदनात्मक हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। और बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म तो ये लिखा ही हुआ है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आप याद ही रखिएगा। और ये किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार और लागू की जाती है? तो राजकोषीय नीति तैयार की जाती है और लागू की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीआई का पूर्ण रूप है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में स्मार्टफोन से पैसे ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होने वाले यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीआई का पूर्ण रूप होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।